क्वेश्चन ले लिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या फिर ऐसा लिख लो सो दैट the equation of tangent, so that the equation of tangent at the ends of lateral recta, at the ends of lateral recta of ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 passes through foot of directrix. मतलब अपने को प्रूफ क्या करना है कि जैसे एलिप्स है, और इस रिजल्ट को याद भी रखना, तो फायदे में रहोगे। एक एलिप्स दिया हुआ है और एलिप्स का जो लैटेरल रेक्टा है वो ऐसे कुछ कहानी है। तो ये L1, ये L1 डैश, ये L2 और ये L2 डैश, ठीक है। तो मान लो कि अगर हमने L1 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, L1 डैश पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, L1 डैश पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर, मतलब कोई भी टेंजेंट जहां इंटरसेक्ट करेगा वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, यानी कि ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, यानी x इज इक्वल्स टू a बाई ई। वैसे पीछे वाला कहानी भी ऐसा ही चल रहा होगा, पीछे वाला टेंजेंट भी जो है वो यहीं पे कट कर रहा होगा, यानी कि किसी भी लेटर एंड्स ऑफ लेटर रेक्टा पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो टेंजेंट है वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से पास करेगा। ये लाइन हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ए बाई। चेक करके देखो तो हो रहा है कि नहीं। अब बोल रहा है कि इससे जो क्वाड्रिलेटरल बना, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो एरिया भी निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स। ऑरिजिन ये हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है ऑफ कोर्स, ए बाई ई है ना, और क्या गया, स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल है ऑफ कोर्स। अब इस क्वाड्रिलेटरल में अपने को डायगोनल का लेंथ पता है, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए डायगोनल के टर्म्स में कैसे निकाल लेते हैं, हाफ इंटू d1 इंटू d2। इससे क्या निकलता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपने को क्या पता है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, बट है एक क्वाड्रिलेटरल, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये तो जनरल फॉर्मूला हर जगह लगता है। तो हाफ इंटू d1 यानी कि फर्स्ट डायगोनल कितना लेंथ का हो जाएगा, a बाई ई प्लस ए बाई 2a बाई ई। सेकंड डायगोनल कितना लेंथ का हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा, तो एक 2a से एक 2a खत्म, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई ई। तो यह आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जो फॉर्म हुआ उस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया था L1 पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले वो ऐसे निकाल लिए थे। कैसे निकाले थे, x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद x1 की जगह पे a डाल दिया और y1 की जगह पे बी स्क्वायर बाई ए डाल दिए, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया वो आ गया। तो हमने इसमें देखा y को जो डाल के देखा कि x वैल्यू a बाई ई आ रही है, इसका मतलब कि a बाई ई को जो से पास कर रहा है विच इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एक और ऐसे ही क्वेश्चन लिख लिया, बोल रहा है फाइंड पॉइंट ऑन एलिप्स, find points on ellipse, find points on ellipse such that tangents, such that the tangents there are equally inclined to x-axis, are equally inclined
टू द एक्सेसेस, ठीक है। also prove that length of perpendicular from center on either of these tangents is root a square plus b square divided by 2। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, बोला है कि एक टेंजेंट है जो इक्वली इंक्लाइंड है एक्सेस से, तो अगर एक्सेस से कोई भी लाइन इक्वली इंक्लाइंड होता है तो उसका स्लोप या तो +1 होता है या तो स्लोप -1 होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सेस से, यहाँ हाँ, जो कोऑर्डिनेट एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड होता है तो उसका स्लोप या तो +1 होता है या -1 होता है। तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड कहलाएगा, ठीक है। ये भी इक्वली इंक्लाइंड कहलाएगा, ये भी इक्वली इंक्लाइंड कहलाएगा, ये भी इक्वली इंक्लाइंड कहलाएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप इसका स्लोप -1, इसका स्लोप भी -1, इसका स्लोप 1, इसका स्लोप 1। स्लोप 1 हो जाए चाहे स्लोप -1 हो जाए तो कहलाएगा क्या, इक्वली इंक्लाइंड। तो m के लिए या तो +1 है या तो -1 है। तो हम किसी एक के लिए सीख लेते हैं कैसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे। वैसे तो इसमें 4 टेंजेंट आ जाएंगे, समझ में आ रहा होगा बात, तो 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ठीक है। बट सिमेट्रिक्स तुमको दिख रहा होगा, जैसे मान लो एलिप्स है, अगर एलिप्स है तो इक्वली इंक्लाइंड एक टेंजेंट ऐसा आ रहा होगा जिसका स्लोप -1 हो, सॉरी जिसका स्लोप 1 हो। फिर एक और ये भी आ रहा होगा जिसका स्लोप 1 हो, ठीक है। फिर एक टेंजेंट आ रहा होगा जिसका स्लोप -1 हो, फिर एक और टेंजेंट आ रहा होगा जिसका स्लोप -1 हो। तो ऐसे 4 टेंजेंट आ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा बात। तो स्लोप -1 वाले 2 आ गए, स्लोप 1 वाले 2 आ गए, तो 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आया होगा, ठीक है। तो मान सकते हो इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। तो ये 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है अपने को। पहला बात तो ये बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि अगर हम सेंटर से किसी भी टेंजेंट पे, इनमें से किसी भी टेंजेंट पे, चूंकि सब सिमेट्रिकल है तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ऑरिजिन के अबाउट दिख सकता है, तो किसी भी टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर लेंथ निकाले तो बराबर ही आएगा। चाहे सेंटर से तुम उस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो। अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले किसी भी लाइन का, तो वो इक्वल आना चाहिए, सिमेट्रिकली अपने को दिख रहा है। तो हम बेसिकली पहले एक का ही निकाल के देखते हैं, है ना, उसके बाद बाकी देख लेंगे। तो हम स्लोप 1 के लिए देख लेते हैं क्या होता है। तो स्लोप 1 के लिए देख लिया, तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे एलिप्स का, वो क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस रूट a स्क्वायर, हमने एक टेंजेंट लिया, प्लस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब इसमें m की वैल्यू 1 है, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, अगर m की वैल्यू 1 डालते हैं तो y इक्वल्स टू x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम सिर्फ एक ही टेंजेंट को कंसीडर करके चल रहे हैं। अब ये टेंजेंट जो है वो एलिप्स को कहाँ पे कट कर रहा होगा, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इस वाले इक्वेशन में लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये लाइन मिल गया अपने को, ये टेंजेंट है जिसका स्लोप 1 है और जिसका वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। फिर उसके बाद इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो हमने क्या मान लिया कि एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एलिप्स है। तो मान लो एलिप्स पे कोई एक पॉइंट है x1, y1। x1, y1 पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें
ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या मिलना चाहिए, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वो मिलना चाहिए। तो क्या मिलेगा, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ऐसा बोल सकते हैं। तो दोनों सेम ही लाइन है, यानी कि ये भी और ये भी, दोनों कंपेयर करके हम एक्स वन निकाल सकते हैं। कंपेयर 1 and 2, 1 and 2 कंपेयर करेंगे तो एक्स वन बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू वाई वन बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो ऐसा करने से अपने को क्या मिला, x1 की वैल्यू निकल जाएगी, और x1 की जो वैल्यू निकलेगी वो निकल जाएगी माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा y1 की वैल्यू निकल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। कौन से टेंजेंट का, अगर तुम डायग्राम बना के देखो तो वो कौन सा टेंजेंट होगा, वो ऐसा टेंजेंट होगा जिसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, स्लोप 1 होगा, यानी कि ये वाला टेंजेंट बेसिकली, जिसका स्लोप 1 हो और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो। तो इस वाले टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकला। ठीक है, तो वैसे ही बाकी सबका निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गया। फिर बोल रहा है कि इस वाले टेंजेंट पे अगर सेंटर से हम डिस्टेंस निकालें तो वो ऐसा कुछ आना चाहिए, तो निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो सेंटर से डिस्टेंस निकालना है अपने को। तो लाइन क्या है हमारा, जो लाइन है वो है एक्स माइनस वाई प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ये लाइन है। इस लाइन मतलब ऑरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है। तो 0 जो डाल देंगे, 0 माइनस 0 प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर का मॉड, है ना। ये क्या आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट। तो ये कितना आ जाएगा, रूट ओवर, आ गया जो लाना था, रूट ओवर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यही प्रूफ करना था ना। हाँ बिल्कुल, हो गया खत्म। तो हम ऐसे कर सकते हैं। और ओके, इसको लिख लिया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ sum of squares of perpendiculars, या sum of squares of length of perpendiculars, length of perpendicular distances, sum of squares of length of perpendicular distances on any tangent from 2 points on the minor axis each distant root a square minus b square from the center
इज 2a स्क्वायर। ठीक है, यह है सवाल। मतलब क्या बोला गया कि इलिप्स है और इलिप्स पे कोई भी टेंजेंट है, कोई सा भी एक टेंजेंट है, कोई सा भी एक जनरल टेंजेंट है। इस पे दो माइनर एक्सिस पे 2 पॉइंट है। एक का कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा कुछ है। दोनों से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस वाले टेंजेंट पे। तो मान लो एक का परपेंडिकुलर का लेंथ मान लो p आया होगा, दूसरे का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मान लो q आया होगा। तो बोल रहा है कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर आएगी। ये प्रूफ करना है। सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा इज इक्वल टू ab लिया और वो डिस्टेंस निकाला और सम ऑफ स्क्वायर्स किया होगा करके तो 2a स्क्वायर आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। m वाला करके, मतलब हर तरीके से होना चाहिए अगर ये ट्रू है तो अगर तुमने थीटा पैरामीटर के टर्म्स में अगर माना था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इस बार चलो हम मान लेते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, चलो प्लस ही ले लेते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ये टेंजेंट मानते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले तो p निकाल लिया जाए। p बराबर क्या करोगे, y 0 है, सॉरी x 0 है, ठीक है, और y की जगह पे क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ओके, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा 0 कॉमा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, वो क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी लाइन में ये पॉइंट डाल दिए 0 कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लाइन में ये पॉइंट डालेंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ बनना चाहिए। ये तो p आ जाएगा। वैसे ही q क्या आ जाएगा, तो q में हो जाएगा ये चीज प्लस, यानी कि सब कुछ सेम ही रहेगा, वैसे प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एम एक्स हमने क्या किया, वाई को उस तरफ ले गए, तो हम लाइन ये मान रहे हैं, एम एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, ये लाइन मान रहे हैं। तो इसमें एक बार पॉइंट क्या डाल दिए, p निकालने के लिए 0 कॉमा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाल दिए, और एक बार क्या डाल देंगे, 0 कॉमा माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस डालेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अब क्या बोल रहा है कि दोनों का स्क्वायर्स का सम ऐड करो, है ना, दोनों के स्क्वायर्स का सम, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करना है अपने को। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायर्स का सम करना है तो क्या होना चाहिए अपने को, रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों नीचे में दोनों में क्या सेम चीज आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये आनी चाहिए, है ना, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। तो हमने पढ़ा है बचपन में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर इस वाले रूट को कैपिटल ए बोल दो
इस वाले रूट को कैपिटल बी बोल दो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। हेलो, तो लिख लिया 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, तो इससे दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर में 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए और ये 1 प्लस एम स्क्वायर, नीचे में भी 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2a स्क्वायर। एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। ऐसा करना है, फाइंड या प्रूव दैट the normals at the ends of lateral recta, the normals at the ends of lateral recta, the normal at the ends of lateral recta prove that the normals at the ends of lateral recta will pass through ends of minor axis if e raised to 4 plus e square equals to 1। इसको चाहो तो याद भी कर सकते हो एज अ कंडीशन। नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया इलिप्स पे नॉर्मल का इक्वेशन एट पॉइंट एक्स वन बाई वन। ठीक है, तो अब अपने को कहाँ निकालना है, अपने को निकालना है एंड्स ऑफ लैटेरा रेक्टा, यानी कि एल पे निकालना है। एल पे क्या करना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है और वो एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस से पास कर रहा है, मतलब कि एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस मतलब क्या, बी डैश और बी से पास कर रहा है। तो एक बी से पास कर रहा है, एक बी डैश से पास कर रहा है, ऐसा कुछ कहानी है। तो एल का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो नॉर्मल का क्वेश्चन आ जाएगा वो क्या लिखोगे, इसमें एक्स के जगह पर क्या डाल देंगे, ए ही डाल देंगे, तो ए स्क्वायर सॉरी एक्स वन की जगह पे ए डाल देंगे, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन की जगह पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए, तो ए तो ऊपर चला जाएगा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स बाई ई माइनस ये बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस ए वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये अगर बी डैश से पास हो गया, अगर ये बी डैश से पास हो गया, इसका मतलब 0 कॉमा बी से पास हो गया, तो अगर ये 0 कॉमा बी से पास होगा तो ई रेस टू 4 प्लस ई स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो इसको हम पास करवा देते हैं 0 कॉमा बी से, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट तो इसका 0 कॉमा बी होता है, बिल्कुल सही है। तो 0 कॉमा बी से अगर हम पास कराएंगे तो x के जगह पे 0 डाल दिया, y की जगह पे b डाल दिया, तो माइनस ऑफ ए बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ऑफ ए बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है,
कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। अच्छा, अब सबको ई के टर्म्स में कन्वर्ट करना है किसी तरह से, तो सबको ई के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करें? तो कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कौन से एलिप्स के लिए? जब ए बड़ा हो बी से, तो ऐसा होता है। तो यहाँ से ई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, तो माइनस ए बी बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो सॉरी, 0 का माइनस बी हो जाएगा ना पॉइंट, सॉरी बी डैश से पास करेगा तो 0 का माइनस बी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 0 का माइनस बी, तो 0 का माइनस बी करेंगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 का माइनस बी डाल रहे हैं इसमें, यानी कि जो नॉर्मल इक्वेशन आया उसमें 0 का माइनस बी डाल रहा है, तो ऐसा कुछ आ रहा होगा। ओके, तो एक ए से ए के खत्म हो जाएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? ए ई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को? यहाँ से जो अपने को मिलेगा रिलेशन वो क्या मिलेगा? ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी बाई ए। ठीक है, दो साइड स्क्वायर कर दो, तो ई रेस टू 4 बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ले सकते हैं। तो ई रेस टू 4 बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर सकते हैं, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर, तो लिख दिया इसको 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? ई रेस टू 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ठीक है, ये सब हो गया, लिख लिया हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लिया जाए। इसमें बोला जा रहा है टू टेंजेंट्स टू द इलिप्स to the ellipse intersect at right angles. Intersect at right angles. Prove that the sum of the squares of intercepts of chord. चलो, sum of squares of chords intercepted by auxiliary circle. सम ऑफ लेंथ होना चाहिए था तो अच्छा लगता है। सम ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ कॉर्ड्स, ऐसे थोड़ा अंग्रेजी अच्छा होता है। ठीक है, सम ऑफ लेंथ ऑफ या लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड्स intercepted by auxiliary circle is constant. ठीक है, and equal to the square of distance and equal to the square of distance joining foci. ये है क्वेश्चन। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चल रहा था कि एक एलिप्स दिया हुआ है और इसका एक ऑक्सिलरी सर्कल दिया हुआ है। एक एलिप्स हो गया और एक ऑक्सिलरी सर्कल हो गया। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है इसमें कि कोई एक टेंजेंट है इस एलिप्स पे, तो ये मान लो ए और बी पे कट कर रहा है ऑक्सिलरी सर्कल को। ओके, और कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया ऐसा कुछ। तो बोला जो ए बी का जो लेंथ है, मतलब ए बी स्क्वायर चाहिए ना। हाँ, अपने को ए बी स्क्वायर चाहिए। एक और टेंजेंट है, ऑफ कोर्स दो टेंजेंट है। तो अगर ये ए बी वाला एक पोर्शन हो गया, तो दूसरा एक और टेंजेंट कौन सा है? एक और ये टेंजेंट है, और दोनों टेंजेंट के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है। दोनों टेंजेंट के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है। दूसरा वाला टेंजेंट मान लो ऑक्सिलरी सर्कल को सीडी पॉइंट पे कट कर रहा होगा। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन फोकाई है। ये प्रूव करो, है ना। तो S1 S2, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला? प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन फोकाई। तो 2 AE होता है फोकाई के बीच का डिस्टेंस, तो उसका होल स्क्वायर के बराबर है। ये बेसिकली प्रूफ करना है अपने को। तो करते हैं इसको। प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि मान लो पहले वाले का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप अगर m लोगे, तो दूसरे वाले का स्लोप क्या लोगे? -1/m। यही लेना पड़ेगा अपने को। अगर पहले वाले का स्लोप m लेंगे, दूसरे वाले का स्लोप क्या लेंगे? -1/m। तभी तो 90 डिग्री होगा दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में क्लियरली बोल रहा है कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों टेंजेंट के बीच में। तो पहले हम m वाले का देख लेते हैं कहानी, यानी ए बी निकालने के लिए। m वाले के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, तो वो मिल जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ओके। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो निकल गया, यानी इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, mx माइनस वाई प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये जो लाइन है ये क्या हो गया? यही टेंजेंट है हमारा। तो और अपने को ए बी का लेंथ निकालना है, तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? एक मिनट रुको। तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए जो सर्कल का सेंटर है, तो अपने को पता है कि ये ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है। तो ए बी एक कॉर्ड हो गया सर्कल के लिए। ऑक्सिलरी सर्कल के लिए क्या हो गया? कैपिटल ए बी जो है वो एक कॉर्ड हो गया। ठीक है, उस कॉर्ड का लेंथ चाहिए। तो कॉर्ड का लेंथ निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि ऑरिजिन से यानी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो p है, तो ये p निकाल लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस p निकाल लेंगे, ठीक है, और रेडियस a पता है सर्कल का, ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस a पता है, तो मान लो m पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिर रहा होगा, तो mb निकल जाएगा। mb का डबल कर देंगे तो a भी निकल जाएगा। ठीक है, तो p निकालने के लिए अब हम कुछ दिमाग लगाते हैं। तो p निकालने के लिए क्या करेंगे? ऑरिजिन से डिस्टेंस, ऑरिजिन से क्या करना है? ऑरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो वो क्या क्या आ जाएगा? 0 - 0 प्लस
रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्या, पी का वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम पी स्क्वायर की बात करें तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो पी स्क्वायर निकल गया। ठीक है, तो जो एम बी आएगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम एम बी की बात करें या फिर ए बी की बात करें, अपने को तो ए बी निकालना है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एम बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए बी का होल स्क्वायर, ए बी क्या है 2 एम बी के बराबर है, तो 4 एम बी स्क्वायर। हेलो, ए बी स्क्वायर कर सकते हैं 4 एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और एम बी स्क्वायर कर सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो यहाँ से अपने को ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखते हैं ए बी स्क्वायर क्या आता है। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या आया था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो जो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर का वैल्यू जैसे निकाले, तो अगर हम सी डी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो सब जगह चेंज क्या होगा, जैसे ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं वैसे ही सी डी स्क्वायर का वैल्यू भी निकालेंगे। तो जहां जहां ए बी स्क्वायर के फॉर्मूले में जहां जहां एम आया, वहां वहां सी डी स्क्वायर के फॉर्मूले में -1 बाई एम आ जाएगा। हेलो, आ जाएगा ना। तो इसका मतलब कि जो सी डी स्क्वायर निकालेंगे तो अपने को अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्या कर लेंगे, सीधे जो ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकाले हैं उसमें एम को -1 बाई एम से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि सी डी के लिए स्लोप क्या है, -1 बाई एम है, तो एम का काम -1 बाई एम कर रहा है, तो सिंपली निकाल पाएंगे। तो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, एम को रिप्लेस कर दिया -1 बाई एम से, तो 1 प्लस -1 बाई एम का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से जो सी डी स्क्वायर निकला वो निकला 4 टाइम्स ऑफ, ऊपर में एम स्क्वायर चला जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे में आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब दोनों को जोड़ लो, यानी कि हम जोड़ेंगे किसको, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 4 तो कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा। तो अपने को अंदर क्या मिलने वाला है, हाँ पहले वाले में क्या मिलने वाला है, ए बी स्क्वायर में 1 प्लस एम स्क्वायर, अच्छा ये भी डिनोमिनेटर में कॉमन है, वो भी बाहर आ जाएगा, 1/1 प्लस एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये सब कॉमन आ गया, पूरा ही कॉमन आ जाएगा। तो ए बी स्क्वायर में 1 मिलेगा और इसमें एम स्क्वायर मिलेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जो दोनों का सम आया 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए ई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो यानी कि ये क्या आ गया, 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू S1 S2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया होगा बात, कोई दिक्कत था ही नहीं इसमें। बोल रहा है अ सर्कल ऑफ रेडियस r
a circle of radius r is concentric with ellipse। तो एलिप्स वही स्टैंडर्ड एलिप्स है, तो बार बार इक्वेशन लिख रहे हैं, समझ लेना स्टैंडर्ड एलिप्स है। प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट is inclined to the major axis at an angle tan inverse under root of r square minus b square upon a square minus r square upon a square minus r square। बस यही प्रूव करना है अपने को। तो अपने को कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। सर्कल और एलिप्स दिया हुआ है और कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो अपने को एलिप्स पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है कि स्टैंडर्ड एलिप्स पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस बोल सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। मान लो इस टेंजेंट का स्लोप m है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m टू द एलिप्स क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर अपने को लिखना हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m टू द सर्कल, तो वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों बेसिकली सेम ही टेंजेंट है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो दोनों का c बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। अपने को m निकालना है तो सब m वाले टर्म को एक साइड लेते आते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो m निकला वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकला। तो m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यानी कि अगर ये थीटा एंगल होगा तो tan थीटा आया, tan थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ दिस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही करना था। ये सब होने के बाद और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज पढ़े होगे, यानी कि ऐसा कुछ पढ़े होगे सर्कल में, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट h कॉमा k, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट h कॉमा k, या फिर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट छोटा छोटा क्या दिमाग लगाना है, हाँ, फ्रॉम गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम गिवन पॉइंट, फ्रॉम गिवन पॉइंट टू अ कोनिक। तो ये कैसे गिवन होता है, मतलब ये कैसे बता सकते हैं, याद आ रहा है कुछ, तो ऐसा पढ़े होगे S S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, याद आ रहा है क्या कुछ, हेलो
तो कोई सा भी कोनिक है, कोनिक चाहे कोई सा भी हो, है ना, कोई सा भी कोनिक है और कहीं कोई पॉइंट मान लो x1, y1 पॉइंट गिवन है, तो अगर x1, y1 पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं इस पर, है ना, उनका कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है, अगर उनका कंबाइंड इक्वेशन निकाला, दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, T1 एंड T2 कह सकते हो काइंड ऑफ, जो भी दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, कोई भी कोनिक पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं बाहर से किसी पॉइंट से, तो कोई भी कोनिक हो, कोई भी 2D का जनरल इक्वेशन, मतलब कोई भी जनरल 2D कर्व हो, तो जनरल 2D कर्व पे हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट खींच सकते हैं, उनका अगर कंबाइंड इक्वेशन निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, है ना। यानी कि मान लो जैसे छोटा मोटा जैसे इलिप्स ही ले लिया, सपोज इलिप्स के लिए कैसे लिखेंगे, तो सपोज अगर इलिप्स है और इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ x² बाई a² प्लस y² बाई b² -1 बराबर 0, तो इसको हम s बोल देंगे, इस चीज को क्या बोल देंगे कि ये पूरा चीज जो है वो किसके बराबर है, ये s के बराबर है, तो ये बराबर 0 को हटा दो, इस पूरे को हमने क्या बोल दिया, इस पूरे को इस पूरे को क्या बोल दिया, इस पूरे को हमने s बोल दिया, ठीक है। तो s1 लिखना है, s1 लिखना है, तो s एज इट इज, यानी कि x² बाई a² प्लस y² बाई b² -1, ये तो s हो गया, ठीक है। s1 क्या हो गया, यानी कि s1 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट x1 y1, तो जहां जहां x है वहां x1 का होल स्क्वायर बाई a² प्लस y1 का होल स्क्वायर बाई b² -1, तो ये s1 हो गया, s1 बराबर t², t क्या हो गया, तो t क्या होता है x1 बाई a², अगर t लिखना हो विद रिस्पेक्ट टू x1 y1 तो x1 बाई a² लिख सकते हो प्लस y1 बाई b² लिख सकते हो, ठीक है, -1, तो ये हो गया t, तो ये t का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर तुम इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो बात को, ठीक है, तो ये तो पूरा ये जो s1 है ये पूरा एक फिक्स नंबर आ जाएगा, क्योंकि x1 y1 तो एक नंबर है, ab भी एक नंबर है, तो ये फिक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो जब स्क्वायर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, सम टाइम्स ऑफ x² प्लस सम टाइम्स ऑफ y², यानी कि ये जो एक्सप्रेशन बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, सम टाइम्स ऑफ x² प्लस सम टाइम्स ऑफ y², और देखो इसको जब एक्सपेंड करें तो सम टाइम्स ऑफ xy भी आएगा, इसमें आएगा ना, प्लस सम टाइम्स ऑफ xy प्लस सम टाइम्स ऑफ x प्लस सम टाइम्स ऑफ y प्लस सम कांस्टेंट बराबर 0, इस तरह का चीज आएगा, ठीक है। तो ऐसा हमने सर्कल में भी पढ़ रखा है कि s1 बराबर t² क्या होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो जनरल 2D इक्वेशन आया होगा ये क्या है, ये कंबाइंड इक्वेशन होगा किसी दो लाइन का, है ना, तो ये जो है टेंजेंट T1 और टेंजेंट T2 के कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि दिस विल रिप्रेजेंट्स combined equation of T1 एंड T2, इन दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है, तो पहले इतना लिख लो, एक क्वेश्चन ले लिया जाए, हाँ बोलो। कुछ कह रहे थे कि ये क्यों करते हैं t² = s1, अच्छा हाँ ये क्यों करते हैं, हाँ ये बोल रहे थे, मैं भूल गया था, चलो तो वापस आ जाते हैं। आखिर अब देखो सवाल बहुत सारा उठता है इसमें से, बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज जरूर आया होगा फॉर श्योर कि ये जरूरी, हम ये कैसे कर सकते हैं गारंटी के साथ कि ये T1 T2 के इक्वेशन ही है, ये T1 T2 का ही इक्वेशन है, ये कैसे कर सकते हैं हम कि T1 T2 का कंबाइंड इक्वेशन ही है ये, कुछ और नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को ये प्रूफ करना होगा, अपने को ये बताना होगा कि ये जो चीज है वो
ये जो भी इक्वेशन आया वट एवर इट इज, है ना, यानी कहाँ से बताऊं मैं, चलो यहाँ से बताता हूँ। ये वाला चीज, ये जो आया, ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन ये x1 y1 को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये x1 y1 को सेटिस्फाई कर रहा है, पहले ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम x1 y1 डालो, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी x के जगह पे x1 डाल दो, y के जगह पे y1 डाल दो, तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दिख रहा है तुम्हें सेटिस्फाई करता हुआ? हेलो, हाँ दिख रहा है ना? इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये x1 y1 को सेटिस्फाई कर रहा है, पहली बात तो समझ आ गया। ठीक है, तो अब x1 y1 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये तो जनरल 2 डिग्री कर्व है, ये क्या है? जनरल 2 डिग्री कर्व है, तो x1 y1 से पास होता हुआ जो है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही हो, कुछ भी हो सकता है, कोनिक भी हो सकता है, कोई भी कोनिक हो सकता है जो x1 y1 से पास कर रहा हो। ठीक है, तो जब तुम इसको ऐसे निकालोगे, है ना, जब तुम इसको इस फॉर्म में लिख लोगे, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कैपिटल ए बोल दो, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कैपिटल बी बोल दो, और एक्स वाई कोफिशिएंट को 2h बोल दो, इसके कोफिशिएंट को 2g बोल दो, इसके कोफिशिएंट को 2f बोल दो, और कांस्टेंट टर्म को कैपिटल C बोल दो। ठीक है, तो अगर तुम ये बात प्रूफ कर दो, तुम दो बातें प्रूफ कर दो कि ये जो इक्वेशन आया, अगर तुम दो बातें प्रूफ कर देते हो कि ये जो इक्वेशन आया ये x1 y1 को सेटिस्फाई कर रहा है, पहली बात तो ये जो इक्वेशन है वो x1 y1 को सेटिस्फाई कर रहा है, सही बात है, ये तो दिख गया अपने को, यानी कि x1 y1 से पास हो रहा है। तो अब x1 y1 से पास हो रहा है, तो x1 y1 से पास होता है कोई भी कोनिक हो सकता है ये, है ना, जो होने के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही हो, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? डेल्टा को 0 होना पड़ेगा, है ना, और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH। ऐसा ABC यहाँ कैपिटल ABC है ना, तो यानी कि ABC प्लस 2F, जब तुम निकाल के खुद से देखना, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब डेल्टा 0 है ना, यानी कि ये जो 2 डिग्री इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये 0 आ जाएगा, हमेशा देखना तुम करके, तो ये 0 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट निकाल लेना इसको पूरा मल्टीप्लाई करके, तो एक्स स्क्वायर को डेल्टा 0 आएगा ही आएगा फॉर श्योर, है ना, तो यानी ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और x1 y1 से पास कर रहा है, तो x1 y1 से पास होता हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो, ठीक है। बट अभी भी हम तो बस ये प्रूफ कर पाए कि ये x1 y1 से पास होता हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अभी भी ये बात कहाँ प्रूफ हुआ कि ये टेंजेंट का इक्वेशन है, मतलब वो लाइन टेंजेंट भी होगा उस पर, ठीक है, ये बात अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है। तो ये बात कैसे प्रूफ हो पाएगा? तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x1 बाई, मतलब ये जो चीज है नहीं यहाँ से भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है रहना तो लेट इट बी, इस पे सोचते हैं। अभी तक बस इतना प्रूफ कर पा रहे हैं कि हाँ x1 y1 से पास होता हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बट वो टेंजेंट ही होगा, इसका खैर जनरली प्रूफ मिलता नहीं है कहीं पे, तो मैंने खुद से सोचने की कोशिश की, तो आई थिंक इतना तक तो प्रूव हो जाता है। ये तो सेल्फ से प्रूव हो रहा है कि x1 y1 से पास होता हुआ एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, बट ये टेंजेंट ही है, इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि वो उस कोनिक का टेंजेंट ही है? अच्छा, कोई चीज किसी चीज का टेंजेंट है ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? कोनिक को इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट पक्का 0 आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, यही कुछ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं शायद, नहीं वो भी मुश्किल ही लग रहा है। चलो ठीक है, छोड़ो, इस पे ज्यादा विचार नहीं किया जाए, है ना, इससे अपना सवाल बनने से थोड़ी ना कोई मतलब है, बट ऐसे कुछ हो रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे एक छोटा सवाल ले लिया जाए, छोटा मोटा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, लाइक एक क्वेश्चन ले लिया, फाइंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी कुछ भी, फाइंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट, find angle between the pair of tangents from point 1, 2 to the ellipse
to the ellipse 3x square plus 2y square equals to 5। तो ये एक इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इस इलिप्स पे 1,2 पॉइंट से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो उन पे मतलब तो उसके बीच का एंगल क्या होगा ये निकालना है। तो इसका तो बहुत तरीका है ना। एक तरीका तो इसका ये होता, अगर हम SS1 बराबर t स्क्वायर नहीं लगाते तो इसका मेथड वन क्या होता कि हम क्या करते, y इक्वल्स टू mx प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखना पड़ता क्या आता, x स्क्वायर डिवाइड बाई 5/3 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई 5/2। सही है। तो a स्क्वायर m स्क्वायर यानी कि 5/3। अच्छा इसमें भी उल्टा हो रहा है, ना, a बड़ा है कि b बड़ा है, तो a स्क्वायर छोटा है ना, यानी a छोटा है b बड़ा है, तो फिर अलग होता है। छोड़ो ये तरीका छोड़ो, ऐसे ठीक से करते हैं। मतलब एक तरीका ये भी था सिंपली कि टेंजेंट का क्वेश्चन लिखते जैसा करते आ रहे हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें तो कहीं कोई कंडीशन ए भी कुछ भी हो, हाँ अच्छा ये सेम ही है, ठीक है। तो ए स्क्वायर लिख लेना, कुछ भी है, बड़ा हो ए चाहे छोटा हो, ये तो हमेशा वैलिड होता है ये इक्वेशन। तो ए के जगह पे क्या लिख लोगे, मतलब ए स्क्वायर जगह पे लिख लोगे 5/3 और बी स्क्वायर की जगह पे लिख लोगे 5/2, ठीक है। यहाँ उठा के डाल देंगे तो ये m में एक इक्वेशन मिलेगा और उसमें 1,2 डाल दोगे, हेलो, तो उसमें क्या मिल जाएगा, m में एक क्वार्टिक मिल जाएगा। हेलो समझ में आ रहा है बात। अगर a स्क्वायर नोन है ना हमारे लिए, b स्क्वायर भी नोन है हमारे लिए, और उसमें xy की जगह पे 1,2 डाल देंगे तो m में क्या मिल जाएगा, क्वार्टिक मिल जाएगा, ठीक है। उस क्वार्टिक के रूट्स निकाल लेना, तो उससे क्या निकल जाएगा, m1 m2 निकल जाएगा। अब m1 m2 निकल जाएगा तो इसका मतलब कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड का tan इनवर्स, यही आ जाएगा एंगल। हेलो समझ में आ रहा बात। ये एक तरीका हो गया करने का, है ना। तो ये तरीका तो हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं पीछे के क्वेश्चनों में, ऐसा हमने एग्जांपल्स लिया है पहले। तो चलो ये तो एक तरीका था जो लग सकता है, बट ये पढ़ने का फिर फायदा क्या हुआ जो अभी पढ़ रहा है, तो उसका पढ़ने का फायदा ये हो जाएगा कि अगर अपने को सीधे कंबाइंड इक्वेशन निकालना पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, तो वो भी तरीका है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, SS1 बराबर t स्क्वायर करके, ठीक है। तो s क्या आ जाएगा, s आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5, इसको s बोलेंगे। S1 किसको बोलेंगे, तो जहां जहां x है वहां 1 डाल दो, तो 3, जहां जहां y है वहां 2 डाल दो, तो 3 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 8 आ जाएगा और माइनस 5 आ जाएगा। SS1 बराबर t स्क्वायर बोले तो क्या, 3x x1, तो 3x इंटू x1 क्या है 1 प्लस 2y y1 क्या है 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अब यहां से लिख लो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5, और ये कितना जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 3 3 6, 6 आना चाहिए। और आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब राइट साइड वालों को एक्सपैंड कर लो, है ना। हालांकि एक्सपैंड करने में अपने को देखो, अपने को क्या क्या से मतलब है, अपने को सिर्फ 3 चीज के कोफिशिएंट से मतलब है। अब अपने को इतना समझ में आएगा कि ये सब कुछ कर के क्या बनने वाला है, ये सम टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस सम टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy बनने वाला है। फिर आगे 2gx बनने वाला है, 2fy बनने वाला है, प्लस कांस्टेंट बनने वाला है बराबर 0 बनने वाला है, ठीक है। तो अपने को इन तीनों से मतलब ही नहीं है, अपने को सिर्फ इन तीनों से मतलब है, ठीक है। बाकी नहीं भी निकालोगे तो जिंदगी चल जाएगी, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से तो 18 आ गया, 6 इंटू 3 18 आ गया लेफ्ट हैंड साइड से।
राइट हैंड साइड से कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 18 माइनस 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सही है। वैसे ही वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो लेफ्ट साइड से कितना आ गया 12, और राइट साइड से कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो 12 माइनस 16। सही है क्या, 12 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 12 माइनस 16 कितना हो जाएगा, वट एवर इट इज, इतना टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब एक्स वाई का कोफिशिएंट चाहिए, है ना, बाकी से मतलब ही नहीं है अपने को। तो एक्स वाई कोफिशिएंट तो सिर्फ राइट साइड में मिलेगा, और राइट साइड में क्या मिलेगा एक्स वाई कोफिशिएंट, जब 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस करेंगे, है ना, तो इधर का माइनस आ जाएगा, तो -2 इंटू 3 इंटू 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और बाकी कुछ भी टर्म आया होगा बाकी से मतलब नहीं है, बराबर 0, ऐसा कुछ आया होगा। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर -4 वाई स्क्वायर -24 एक्स वाई, है ना, प्लस समटाइम्स ऑफ एक्स भी आया होगा, अपने को उससे मतलब नहीं है इसलिए नहीं लिखे, समटाइम्स ऑफ एक्स भी आया होगा, समटाइम्स ऑफ वाई भी आया होगा, और सम कांस्टेंट भी आया होगा, बराबर 0, है ना। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया फ्रॉम 1, 2। ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि जो टेंजेंट जो दोनों के लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो कैसे बताते हैं, 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B, है ना, ये शायद याद आ रहा होगा, नहीं याद आया तो फिर फैक्टराइज करके अलग लाइन निकाल लेना, क्या करोगे। तो ये याद होना चाहिए आई होप, क्योंकि ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कि दो लाइन के बीच का अगर पेयर ऑफ लाइन का क्वेश्चन आ गया तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, अगर थीटा एंगल है तो ऐसे निकालते हैं, 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। तो सही है। अब यहाँ पे वैल्यू उठा कर डाल दिया 2√h², h का काम कौन कर रहा है 12, सॉरी -12, तो -12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस AB, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि B हमारा नेगेटिव है -4 है, तो 9 चौके 36, ऐसा कुछ आया होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है। अपॉन A प्लस B, यानी कि 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया, जो भी आया होगा, तो यहाँ से 10 से निकल जाएगा एंगल, 10 से बराबर 2√6 4 10 की 0 हाथ में रहेगा, 4 3 7 1 8, 180 डिवाइड बाई 9 में से 4 कितना बचा 5, तो 9, चलो लिख लेते हैं 2√180 कर सकते हैं, कुछ तो लिख ही सकते हैं ऑफ कोर्स, कितना लिख लें इसको, 180 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 दूनी 18 इंटू 5 इंटू 2, ऐसा कुछ है क्या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सही है ना, अपॉन 5, ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो 6 यानी 12 बाहर आ जाएगा, और 12/√5 ऐसा कुछ आ जाएगा, 12/√5 आ जाएगा, तो जो 10 की वैल्यू आ गई 12√5 आ गया, बस ये निकालना था और क्या। अगर पर्टिकुलरली थीटा ही पूछा है तो क्या लिखोगे, थीटा बराबर tan इनवर्स 12/√5। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया इसको। और भी एक क्वेश्चन ले लिया जाए, एक और क्वेश्चन क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक एलिप्स है, और एलिप्स का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x² / 25 प्लस y² / 16 इक्वल्स टू 1। फिर क्या बोल रहा है, इस पे हमने क्या किया कि कोई भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पे कोई भी पॉइंट P है उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसका एक्सिस बन रहा होगा, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो रहा होगा इस पे, तो एक पॉइंट S1 होगा, एक फोकस, और एक फोकस S2 होगा। तो S1 से हमने क्या किया,
S1 से परपेंडिकुलर, ऐसा क्वेश्चन ले ही चुके हैं वैसे। एक मिनट, चलो S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इस वाले पे, S2 से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इस वाले पे, इसी टेंजेंट पे, दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। तो अपने को क्या बताना है, प्रूफ क्या करना है कि मान लो एक का लेंथ आ गया x, अच्छा एक से कंफ्यूजन हो जाएगा, एक का लेंथ मान लो m आ गया, या m से भी कंफ्यूजन हो सकता है, एक का लेंथ चलो अल्फा आ गया और एक का लेंथ बीटा आ गया। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये अपने को प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो कैसे करोगे, तो हमने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 प्रूफ करना है। उसके लिए टेंजेंट मान लेते हैं y इक्वल्स टू mx, मान लो स्लोप m होगा इस टेंजेंट का, तो y इक्वल्स टू mx प्लस रूट a स्क्वायर यानी कि 25 m स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने अज्यूम कर लिया। तो S1 का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा E निकाल लो, इसका कितना आ जाएगा, E बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि 16/25 का अंडर रूट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16 9/25 का अंडर रूट, विच इज इक्वल टू 3/5। तो E की वैल्यू 3/5 है, तो AE कितना आ जाएगा, A कितना है 5 इंटू 3/5, तो ये AE आ जाएगा। तो 3 आना चाहिए, आई होप 3,0। तो S1 अकाउंट कितना आ जाएगा 3,0, S2 अकाउंट कितना आ जाएगा -3,0। सही है, AE कॉमन है, सही है, आना चाहिए। तो ये तो AE का वैल्यू आ गया, सही है, ओके। तो S1 से इस लाइन पे M के टर्म्स में ही निकाल लेते हैं जो भी निकालना है। चलो, तो हमने क्या किया, S1 से यानी कि 3,0 से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला इस पे, तो कितना आ जाएगा 3m, x की जगह पे 3 आ जाएगा, y की जगह पे 0 आ जाएगा, 3m प्लस अंडर रूट ऑफ 25m स्क्वायर प्लस 16 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। ये क्या निकल गया, ये S1 से डिस्टेंस निकल गया टेंजेंट का, ये अल्फा आ गया बेसिकली। वैसे बीटा निकाल लेते हैं, बीटा कैसे निकालेंगे, तो x की जगह पे इस बार -3m आ जाएगा, तो -3m यानी कि -3,0 से उस लाइन पे y की जगह 0 डाल दो और x की जगह -3 डाल दो। ठीक है, लाइन में, तो -3,0 से लाइन का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो -3m प्लस अंडर रूट ऑफ 25m स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। ओके, फिर हम अल्फा इंटू बीटा, अपने को कुछ कांस्टेंट आता हुआ दिख रहा है, तो करके देखते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का चीज आ जाएगा, यानी कि 25m स्क्वायर प्लस 16 का रूट था, चलो इसका रूट था, तो इसके रूट का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बोले तो क्या, बी स्क्वायर बोले तो 3m का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3m का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कुछ आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का चीज, और नीचे में क्या मिल जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ऊपर में क्या बन गया, न्यूमरेटर को एक बार अच्छे से देख लिया, तो ऊपर में अपने को बन रहा है 25m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 9m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 16 कॉमन ले लेंगे, 16 टाइम्स ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर आया।
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट आ गया और वो 16 के बराबर आ गया। तो अपने को अल्फा इंटू बीटा पता है और अल्फा प्लस बीटा बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 नंबर ले लिया अल्फा और बीटा, उसके बीच में एम जीएम लगाया, यानी कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और बीटा पॉजिटिव नंबर है तो एम जीएम लगा सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा डिस्टेंस है ना। तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 16 पता है, तो आ ही गया आंसर, समझ में आ गया होगा बात। तो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 रूट 16, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये प्रूफ करना था, हो गया।